के बाद अब रूस के साथ मिलकर और सैनिक मिसाइल बनाएगा भारत। जानेंगे आखिरकार ये बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश अब अदानी ग्रुप से एक बार फिर से बातचीत करना चाह रहा है। इस बीच शेख हसीना के ऊपर भी बड़े आरोप लगे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस की घातक और सैनिक मिसाइल का यूक्रेन में पिछले सप्ताह पहली बार इस्तेमाल किया गया। इस मिसाइल को हेजल के नाम से भी जाना जाता है। रूसी राष्ट्रपति ने इसके सीरियल प्रोडक्शन का ऐलान किया है। ये एक अत्याधुनिक हथियार है जो यूक्रेन में काफी अंदर तक रणनीतिक लक्ष्यों के खिलाफ सटीक हाई स्पीड हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि रूस की इस मिसाइल में भारतीय सेना की दिलचस्पी हो सकती है। ब्रह्मोस की तरह इसे संयुक्त रूप से बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में पृथ्वी पर ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे ट्रैक और नष्ट कर सके। रूस ने यूक्रेन के शहर डेनप्रोपोक्स पर और सैनिक मिसाइल दागी, जिससे स्थानीय सैन्य फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ था। बाद में रूसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि ये बिल्कुल नया रूसी हथियार है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ ने बताया कि इसने 6 सैन्य औद्योगिक परिसर को निशाना बनाया है। देखने में ये किसी परमाणु हथियार से किए गए हमले जैसा लग रहा है, लेकिन हमले वाली जगह पर कोई रेडिएशन नहीं पाया गया है। अंततः ये पुष्टि हुई कि रूस ने एक पारंपरिक मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और सैनिक के दागे जाने के बाद इसने अपने टर्मिनल चरण में 6 हथियार छोड़े। लेकिन जो इस हथियार को अलग बनाता है वो है इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा है। देवनाथ ने कहा कि दुनिया की कोई भी वायु रक्षा प्रणाली इसे रोकने में असंभव होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें इसे रोकने की ताकत नहीं है। देवनाथ का अनुमान है कि भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों ने और सैनिक पर ध्यान दिया होगा। देवनाथ ने आगे कहा कि युद्ध के मैदान में और सैनिक से होने वाली नुकसान और इसके रडार पर नजर न आने की क्षमता के कारण भारतीय सशस्त्र बल निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में ऐसे हथियार प्रणाली के लिए उत्सुक होंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसे स्वदेशी विकास के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। डीआरडीओ और इसके संयुक्त रूप से ऐसी मिसाइल विकसित करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अतीत में रूस ने महत्वपूर्ण रक्षा टेक्नोलॉजी को आसानी से भारत को दिया है और सैनिक के मामले में ये अलग होगा ये जरूरी नहीं है। रूस और भारत जहां एक तरफ ये काफी बड़ी चीजें कर रहे हैं, तो वहीं रूस के ऊपर एक ये भी इल्जाम लगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि भारतीय राजनयिकों को पकड़ा गया, जबकि ये सच नहीं था। भारतीय राजनयिकों को पकड़ा नहीं गया। एक फेक न्यूज जिसे फैलाई जा रही है। आज के समय में इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान हर साल देश से औसतन $16 बिलियन की चोरी हुई। रिपोर्ट के पेश करने वाली कमेटी का गठन अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने किया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद यूनुस ने बयान में कहा कि ये जानकर हमारा खून खौल उठता है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को कैसे लूटा। दुख की बात यह है कि उन्होंने खुलेआम लूटा और हम में से अधिकांश लोग इसका सामना करने की साहस नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति क्या है। कमेटी ने कहा कि समस्या हमारी सोच से कहीं अधिक गहरी है। कमेटी ने हसीना के शासन के दौरान भ्रष्टाचार और गंभीर हेराफेरी के सबूत पेश किए हैं। कमेटी ने इस घोटाले में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की है। आपको बता दूं, इस साल जुलाई अगस्त में हुई छात्र आंदोलन हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने पद और देश छोड़ दिया है। इसके बाद शेख हसीना की पार्टी के नेता फिलहाल जेल में हैं या बांग्लादेश में छिपे हुए हैं। कई नेताओं ने देश छोड़ दिया है। पार्टी के किसी प्रवक्ता ने आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस कमेटी ने शेख हसीना के शासन के दौरान 29 में से 7 बड़ी योजनाओं की जाँच की है, जिनमें $100 बिलियन
बांग्लादेशी टका से अधिक खर्च किए गए हैं। जांच की गई 7 परियोजनाओं की शुरुआती लागत 1.14 ट्रिलियन टका आंकी गई। बयान के अनुसार हसीना की सरकार ने बाद में इसे 1.95 ट्रिलियन टका तक बढ़ा दिया। कमेटी के सदस्य डॉक्टर AK इनामुल हक ने इस बात पर जोर डाला कि पिछले 15 सालों में विकास योजनाओं में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हुए, जिसमें से 40% नौकरशाहों ने गबन कर लिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। खैर, अब यहाँ पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर UN में क्या कहा गया। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले को लेकर बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र ने सफाई दी है। ढाका में एक हिंदू नेता की गिरफ्तारी को लेकर उठे विवादों पर बांग्लादेश ने UN में कहा है कि ये गिरफ्तारी विशेष आरोपों के आधार पर की गई है। पड़ोसी देश ने दावा किया कि उसके यहाँ अल्पसंख्यकों पर कोई संगठित हमला नहीं हुआ है। आपको बता दें, इस्कॉन के पूर्व सदस्य और सनातनी संगठन के नेता चिन्मय कृष्णदास को सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। उन्हें चटगांव की 6ठी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को राजद्रोह के मामले में जेल भेज दिया। बांग्लादेश के अस्थायी प्रतिनिधि तारिक MD आरिफुल इस्लाम ने जिनेवा में 28 से 29 नवंबर को आयोजित 17वें अल्पसंख्यक मुद्दे के फोरम के दौरान कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उनकी गिरफ्तारी विशेष आरोपों पर की गई है और मामला कानून के तहत निपटाया जा रहा है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद ढाका और चटगांव सहित कई स्थानों पर हिंदू समुदायों ने विरोध प्रदर्शन किया है। भारत ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक तनाव भी बढ़ गया है। जिनेवा के सत्र के दौरान बांग्लादेशी NGO और व्यक्तियों ने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बहुत ही चिंताजनक बताया है। इस्लाम ने बांग्लादेश की अल्पसंख्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर सुरक्षित रखेंगे, लेकिन जमीनी तौर पर क्या हो रहा है इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। UN के फोरम में ये यहाँ पर पलटते हुए नजर आ रहे हैं, पर बाद बाकी चीजों में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ कोई खास फायदा भारत को होता हुआ नहीं दिख रहा है और ना ही इस क्षेत्र में बड़ा अभी आकर इस चीज को कह रहा हो कि नहीं, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसको रोकने की जरूरत हो। कहीं से भी इस तरह की चीजें निकल कर नहीं आ रही है। ऊपर से ये देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन इस्कॉन के मेंबर्स को करीब 54 मेंबर्स हैं जिनको बांग्लादेश भारत आने नहीं दे रहा है। और इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में ढाका उच्च न्यायालय ने रविवार को निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए 2004 में अवामी लीग की नेता शेख हसीना की रैली में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और पूर्व राज्य मंत्री लुफोंजा बाबर सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसलों को रद्द कर दिया है और तारिक रहमान सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। रहमान 57 बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ढाका के बंगबंधु एवेन्यू में अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमले के बाद 2 मामले, एक हत्या और दूसरा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और यह भी यहाँ पर इनको यहाँ छुट्टी मिल रही है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि अदानी ग्रुप से एक बार फिर से बांग्लादेश बात करना चाह रहा है और अदानी ग्रुप से वो ये कहना चाह रहा है कि जो प्राइस है वो प्राइस बहुत ज़्यादा है, इस प्राइस पर खरीद पाना संभव नहीं है, इसलिए आप इस प्राइस को नेगोशिएट करो और इसे कम करो ताकि हम खरीद सकें। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।